नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद पीएस परिहार। मैं अभिषेक तिवारी। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था मेरी क्लास में, कौन सी जैव विविधता में, ठीक, हम लोग कल पढ़ रहे थे जैव विविधता, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों की पूरी कंप्लीट नहीं किया था, वहां पर पॉइंट छूट गया था, ठीक है। अब वहीं से हम लोग आगे चलते हैं। जैव विविधता वर्ड आप लोगों को मैं रिमाइंड करा देता हूं कि जैव विविधता कहते किसे, जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां एक साथ निवास करती हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्योंकि जीवों में विभिन्नता देखने को मिलती है, जीवों में, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में जब हम विभिन्नता की बात करते हैं, जब उन सब आयामों की बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट है? ठीक, अब पुरानी क्लास से ही हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जैव विविधता में आपको यह देखा कि मरुस्थलीय क्षेत्र देख लिया था कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, स्थलीय क्षेत्र में जैव विविधता कैसी पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। मैंने कल आप लोगों को समझाया था ये। और कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि पूरा का डेजर्ट एरिया है, और डेजर्ट एरिया में आप किसी भी प्रकार के जीव या वनस्पतियां या पेड़ पौधों की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कल्पना कर सकते? क्योंकि वहां पर क्या होता है, अब मरुस्थल क्यों होगा? क्योंकि वहां पर जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में नहीं होती है। वायुमंडल में नहीं होती है। अब जब जलवाष्प नहीं होगी तो आपको यह चीज क्लियर है ना कि जब जलवाष्प नहीं होती है तो साहब क्या होगा, जब आपके वायुमंडलीय क्षेत्र, ये आपका अर्थ है, फटाफट एक बार ब्रीफ कर लीजिए सभी लोग, फिर हम लोग चलेंगे। यहां पर क्या है, जलवाष्प नहीं है। तो जब जलवाष्प नहीं होगी, ठीक है, नहीं, ठीक। और ये बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? मरुस्थल की बात कर रहे हैं। किसकी? मरुस्थल की बात कर रहे हैं। मरुस्थल में जब जलवाष्प नहीं होगी तो यहां से पॉइंट क्लियर करिएगा, जब जलवाष्प नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी। अब वर्षा नहीं होगी तो जीव जंतु कैसे होंगे साहब? ये तो बात है ही है। अगर मैं आपको पानी ना दूं तो आप यहां पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीव जंतु बहुत कम संख्या में होते हैं। और वो भी जीव कौन से होंगे? जो कम पानी लेकर लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, वो जीव यहां पर पाए जाएंगे। तो अब आपको यह पता चल गया कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी जीव पाए जाएंगे, जो कम पानी पी के ज्यादा समय तक रहेंगे। दूसरे वन कैसे होंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में? कटीले वन पाए जाते हैं। कैसे? कटीले वन पाए जाते हैं। उसका रीजन क्या है आप कटीले वनों का? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में होता है। कम मात्रा में होता है। मतलब यहां पर वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या हो गया कि जल बहुत कम मात्रा में वो उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? जल बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित या बाहर निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं। क्योंकि आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की कमी पाई जाती है। क्लियर है? यहां पर आप लोग नागफनी के पेड़ देखते होंगे, कटीले वृक्ष देखते होंगे जिनमें कांटे लगे होते हैं, जैसे बबूल है, ये सब चीजें आप लोग देखते होंगे इन क्षेत्रों पर। यहीं से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत में जैव विविधता। पॉइंट नोट करिए कि भारत में जैव विविधता
ठीक, अब जब हम यहां पर बात कर रहे हैं भारत में जैव विविधता की, भारत में जैव विविधता कहां पर ज्यादा होगी, तो कॉमन सी बात है जैव विविधता वहां पर ज्यादा होगी। पहला पॉइंट, जहां पर सूर्य ताप और वर्षा ज्यादा हो। ठीक, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सूर्य ताप प्लस वर्षा ज्यादा होगी। ठीक, तो जब ज्यादा वर्षा जहां पर होगी वहीं पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी। क्लियर है, पाई जाएगी। किसी को कोई डाउट है अभी तक कि जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी। अब यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य पर देखें तो एक भारत का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक भारत का मैप आप सभी लोग फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, क्या हो जा रहा है, हिमालयी क्षेत्र। इसे हम हिमालय क्षेत्र बोल लेते हैं, हिमालय क्षेत्र। ठीक, अब थोड़ा यहां से समझ लीजिएगा, वर्षा जब भी होती है तो कहां से होती है, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से। अरब सागर है ये आपका, अरब सागर। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक, मानसूनी पवनें यदि चलती हैं तो मानसूनी पवनें कैसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं ना। सबसे पहले यदि हम देखें तो मानसूनी पवनें कुछ ऐसे चलती हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, मानसूनी पवनें। अब देखिए, मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को फैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्हें क्या कहेंगे, मानसूनी पवनें। अर्थात यदि हम बात करें तो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों पर सबसे पहले ये मानसूनी पवनें टकराती हैं। यदि हम इसमें भी स्पेसिफिक करें तो ये मानसूनी पवनें सबसे पहले कहां टकराती हैं, भारत की बात कर रहे हैं, भारत के स्थलीय क्षेत्र की। तो सबसे पहले केरला के तट से टकराती हैं। सबसे पहले कहां से टकराती हैं, केरला के तट से टकराती हैं। और यदि हम कहें कि भारत के किस द्वीप में या किस आइलैंड में सबसे पहले टकराती हैं, तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये किस आइलैंड में सबसे पहले टकराएंगी, ये अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में सबसे पहले टकराती हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार में सबसे पहले टकराएंगी मानसूनी पवनें। ठीक, उसके बाद अगर स्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो स्थलीय क्षेत्र में फर्स्ट नंबर पर यहां टकराएंगी और सेकंड नंबर पे हमारे केरल के तट से टकराती हैं, तट से टकराती हैं। ठीक, टकराती हैं। अब जब यहां से कोई भी पवनें टकराएंगी तो यहां पर थोड़ा सा आप ब्रीफ करिए इसे। इस पूरे रीजन में जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो समुद्र तटीय क्षेत्र में यदि हम बात करें तो यहां पर वर्षा कितनी हो जाती है, लगभग 200 सेंटीमीटर। कितनी, 200 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर होती है। ये चीज सभी को क्लियर है कि 200 सेंटीमीटर यहां वर्षा होती है और लगभग यहां से 75 सेंटीमीटर वर्षा निकलती है और इस क्षेत्र से 75 सेंटीमीटर वर्षा ऊपर जाती है। और ये हिमालय रीजन है, तो हिमालय रीजन में जब पवनें पहुंचती हैं तो यहां पर कितना हो जा रहा है वर्षा का, यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर हमारी पवनें कितनी हो जा रही, 150 सेंटीमीटर वर्षा कराने योग्य हो जाती। जब दोनों ही इस क्षेत्र में पहुंचकर यहां पर टकराती हैं, आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर वर्षा। मतलब कि यहां पर यदि हम देखें तो इस रीजन में कितनी हो जाती है वर्षा,
हिमालय क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हिमालय क्षेत्र में होती है। कहां पर होती है? हिमालयी क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्रों में। तो अब हम बात करें कि जब हिमालय क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इन क्षेत्रों में भी कितनी हो रही है? लगभग 200 सेंटीमीटर, यहां पर भी 200 सेंटीमीटर, यहां पर भी 200 सेंटीमीटर, और हिमालय क्षेत्र में भी 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। ठीक है, कहां पर कितनी वर्षा हो रही, ये चीजें क्लियर हो गई। जब वर्षा का हमें क्लियर हो गया कि साहब यहां पर इतनी वर्षा होती है, तो अब हम बात करेंगे कि भारत में जैव विविधता आपको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगी। तो अब यह समझिएगा कि भारत में जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगी। ठीक, अब यहां पर बात मैंने क्या कही थी कि ये इस रीजन में जैव सबसे पहले केरल के तट पर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलती है? सबसे पहले यहां पर मानसूनी पवनें आकर टकराती हैं। तो ये क्या हो गया? पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट पर कितनी वर्षा हो रही है? 200 सेंटीमीटर। तो जैव विविधता कहां पर सबसे ज्यादा होगी भारत में? जैव विविधता कहां पर ज्यादा होगी? पश्चिमी घाट पर पाई जाएगी। अब पूर्वी भाग की घाट की बात करें तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक, मानसून जब आता है तो उससे वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु में वर्षा मानसूनी नहीं होती है। मानसूनी, ठीक है, ये लिख लीजिए, मानसूनी वर्षा नहीं होती है। ये किससे वर्षा होती है? जब लौटता हुआ मानसून होगा तब इसमें तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होगी। तो पूर्वी भाग की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है? इस पूर्वी भाग में आपको ये जैव विविधता वाला पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो पश्चिमी तट पर क्या क्या कितनी चीजें हैं, इस पूरे रीजन को यदि हम समाहित कर दे यहां तक के इस पूरे रीजन को, तो ये हमारा पूरा का पूरा पश्चिमी तट हो गया। अब इसमें केरला आ गया, तमिलनाडु हो गया और महाराष्ट्र हो गया। क्योंकि तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो रही, लेकिन तमिलनाडु का ये जो कन्याकुमारी वाला पार्ट है, ठीक है, ये कन्याकुमारी वाला पार्ट है ना आपका, इसे हम क्या कहते हैं? कन्याकुमारी यूज कर रहा हूं, कन्याकुमारी नहीं कि आप लोग अपनी शादी का सोच ले। और वैसे भी इस समय अब शादी का ना ही सोचिए तो उचित रहेगा, क्योंकि शादी ना होने के चांसेस 90% है, होने के चांसेस 1% बच गए। वो नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, कॉमन सी बात है। तो क्या इतना परेशान हो रहे हो? जब देखो दांत रिपोर्ट देते हो तुम लोग। ठीक है, चल आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी हिमालय की। तो पूर्वी हिमालय का जो रीजन है, क्या है? पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, यहां पर आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी से प्रवेश जब करती हैं पवनें, बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती हैं, तो यहां पर 200 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा करती हैं आपके पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। ठीक, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर आपको जैव विविधता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? जैव विविधता विविधता देखने को प्राप्त होती है। अब यहां पर आप लोगों को यह चीज क्लियर हो गई होगी कि जैव विविधता आप लोगों को यहां पर कैसे दिख रही है और क्यों दिख रही है, इसका रीजन क्लियर हो रहा है। कि किसी को कोई डाउट है कि जैसे हम पूर्वी छोर की बात करते हैं तो पूर्वी छोर में आप लोगों को पता है गारो, खासी, जयंतियां, ठीक है, ये सभी क्या है? हिल्स पाई जाती हैं। जब इनमें चली जाती हैं पवनें, तो जो मानसूनी पवनें प्रवेश कर जाती हैं तो कीपनुमा आकृति है,
और जब कीप नुमा आकृति है तो अगर पवने यहां से प्रवेश कर गई हैं और निकलने का द्वार नहीं मिलता है तो वो घूम घूम के वर्षा वहीं पर करती हैं। तो मुख्य कारण जो पूर्वी भारत के पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो एक तो ये रीजन हो गया, वर्षा ज्यादा होती है यहाँ पर। दूसरा रीजन क्या है कि ये कैसा क्षेत्र है, अगर हम यहाँ पर बात करें जैव विविधता ज्यादा क्यों पाई जाती है, क्योंकि यह घने घने वनों का पर्वतीय घने वनों का पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके कारण भी यहां पर विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है भारत में दो स्पॉट है, एक तो आपका और दूसरा पूर्वोत्तर भारत की, यह पूर्वी हिमालय बात करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी हिमालय, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई कि इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। क्लियर है। अब ये आप लोगों को रटना तो नहीं पड़ेगा ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप लोगों का फिर भी ज्यादा रहे रटने के लिए तो आप रट लीजिए, क्योंकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, असम आ जाता है, असम के बाद असम, ठीक, असम के बाद आप लोग बताइए, असम के बाद मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ठीक, नागालैंड के बाद आपका मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार। क्योंकि आप कहेंगे साहब अंडमान निकोबार कैसे हो गया, क्योंकि अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है, हिमालयी रीजन का ही है। ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है जो कि समुद्र तल में डूबा हुआ है, और जो जो आइलैंड्स आपको छोटा छोटा क्षेत्र दिख रहा है वो क्या है, आइलैंड्स है उसके, तो वो भी पूर्वी हिमालय का ही आपका भाग होता है, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है। अब यदि हम बात करें तो कुछ और पढ़ लीजिए इसमें, एक तो है फूलों की घाटी किसे कहते हैं, वर्ड याद कर लीजिएगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर दीजिए इसी में, फूलों की घाटी किसे कहते हैं, उत्तराखंड, ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, पर्वतीय या पर्वत घाटी किसे कहेंगे, नो डाउट पर्वत घाटी किस क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में आप जाते हैं ना, हिमाचल प्रदेश में जाते हैं घूमने तो पर्वत वहीं पर सबसे ज्यादा दिखते हैं, आप लोगों को ठंडा माहौल मिलता है। शांत घाटी या साइलेंट वैली, शांत घाटी, ठीक। अब शांत घाटी कहां पाई जाती है, फटाफट बता दो, नहीं पता, चल, शांत घाटी केरल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है। इस प्रकार से आपका डाइवर्सिटी वाला लेसन पूरी तरह से अब समाप्त हो गया है, क्योंकि इंडिया वाला पार्ट बचा हुआ था, इंडिया वाले पार्ट को भी आज हम लोगों ने निपटा दिया, जिससे क्या हो गया, आप लोगों को डाइवर्सिटी क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पर, थैंक यू।